नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक सवाल आप लोगों से, सभी से लोगों से, मेरे दर्शकों से। आप अपना कोई विधायक, कोई सांसद चुनते हैं, वो मंत्री बनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है, तो आप उसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो आपके समाज के, आपके परिवार के लिए एक विकसित राज्य, विकसित क्षेत्र की कल्पना करेगा। सड़कें कैसी हों, अस्पताल कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, आपका पारिवारिक जीवन कैसा हो, महँगाई कम हो, बेरोज़गारी ज़्यादा ना रहे देश में, सबको रोज़गार मिले, ऐसी कल्पना करेगा। किसानों को उचित फसल का मूल्य मिले, इन पे विमर्श करेगा, इन पे बात करेगा। क्या आप किसी अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एक पुजारी की तरह देखना चाहते हैं कि अपना सब काम छोड़ के वो कभी शॉल ओढ़ के किसी मंदिर में पूजा कर रहा हो, कहीं गंगा जी में डुबकी लगा रहा हो, कभी एक धाम का उद्घाटन, कहीं दूसरे धाम का उद्घाटन, कहीं विदेश में मंदिर का उद्घाटन? क्या ये काम राजनेताओं के हैं? और क्या अब हमारे देश के प्रधानमंत्री शंकराचार्य की भूमिका में आ गए हैं? क्या ये बात सही है कि जेपी नड्डा जो कहते हैं वो देवताओं के देवता हैं? अयोध्या के राम मंदिर जमीन घोटाले में तमाम आरोपों में आए चंपत राय कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का अवतार है। तो क्या वास्तव में प्रधानमंत्री ने अपना सब काम धाम छोड़ के अब पुजारी की भूमिका अदा कर लिया, वो शंकराचार्य बन गए हैं? देश में ये हो क्या रहा है? निरे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अब धार्मिक कार्यों में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। संविधान में लिखा है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म हो भी नहीं सकता। धर्म एक व्यक्ति के व्यक्तिगत चीज है, लेकिन धर्म किसी सरकार का नहीं होता। लेकिन इस देश में अब उल्टा हो रहा है। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धार्मिक पुजारियों की तरह ज्यादा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके वोट की जो फैक्ट्री है वो इसी इसी मंदिर के उद्घाटन से नजर आएगी। प्रधानमंत्री जी संभल लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कल्कि धाम भी पहुंच गए, जहां पे प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के नेता थे लेकिन कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए बैटिंग करते थे, उनका आश्रम। तो जाहिर है कि संभल लोकसभा पर निगाह है। लेकिन क्या इससे देश की दुनिया में छवि अच्छी होती है? क्या इससे देश का विकास होता है? ऐसी तमाम बातें आज हम करेंगे देश के जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ। बड़े बड़े चैनलों में आप उनको देखते रहते हैं, उनकी बातचीत सुन सकते रहते हैं। बहुत बहादुर पत्रकार इस दौर के, कई किताबें लिखी हैं, राजनीति का बड़ा अनुभव। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर कमलनाथ, कहीं के एक कहावत है धोबी का, कमलनाथ जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बुरा ना मानिए, बहुत बड़े हैं उम्र में, लेकिन कहा जाता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये सिर्फ कहावत कहा जा रहा हूँ। कांग्रेस चाहती है उनको बीजेपी में ले ले, बीजेपी में उनको कोई लेने का तैयार नहीं है। बग्गा जैसे छोटे नेताओं से उनके खिलाफ जानबूझ के बयान जारी किया जाता है। उनकी हालत बहुत खराब है। और बड़ा हैरानी हुई थी, ये मेरे शो में आलोक शर्मा, कांग्रेस के बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कमलनाथ की असलियत खोल दी थी। तो मेरे उस वीडियो के बाद कमलनाथ आग बबूला हो गए थे। मेरे पास फोन था कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैंने मना कर दिया कि मेरा डिलीट कुछ नहीं होता है। कमलनाथ दिल्ली आए, दिल्ली आकर उन्होंने हंगामा काटा कि आलोक शर्मा को पार्टी से निकालो। हकीकत यह है कि आलोक शर्मा ने जो कहा वो मध्य प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज थी। सच था, वो चुनाव से पहले का मैनेजमेंट था वो। लेकिन पार्टी ने आलोक शर्मा को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। और अब पार्टी को समझ आ रहा होगा कि आलोक शर्मा सही थे, 4 PM का इंटरव्यू सही था, कमलनाथ गलत थे। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस के साथ क्या होने जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर मैंने और अभय दुबे जी ने बेबाक बातचीत की है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय दुबे जी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। एक बहुत बढ़िया मुझे बात आपसे पूछनी है, मेरी समझ में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये चुने जाते हैं नेता के रूप में जनता का काम करने के लिए, सरकारों की, देश की आर्थिक, सामाजिक इन संरचना को मजबूत करने के लिए, लोगों के जीवन कैसे स्तर बढ़िया बने उसके लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब बातों के अलावा ज़्यादा दूसरी चीज़ों में व्यस्त हैं। कभी वो भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कर रहे होते हैं, कभी अबू धाबी के मंदिर को कर रहे होंगे। अब तो कल्कि धाम भी पहुँच गए कांग्रेस के नेता के प्रमोद कृष्णन के यहाँ। और उसके देखी-देखी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नेता भी करने लगे हैं। तो क्या ये देश को एक प्रधानमंत्री ज़्यादा ज़रूरी है या एक धार्मिक नेता ज़्यादा ज़रूरी है? और क्या प्रधानमंत्रियों का काम अब केवल यही है कि वो धामों का, मंदिरों का उद्घाटन करते रहें? क्या ये लोकतंत्र में उचित है, करना चाहिए इसको या नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए ही नहीं, किसी भी किस्म के शासन के लिए ये बहुत ही हानिकारक है।
ये पूरी प्रवृत्ति जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, और मेरा मानना है कि दूसरे नेता भी या तो उन्होंने इसका अनुपालन करना शुरू कर दिया है या वो उसी नमूने पे चलेंगे। इस प्रवृत्ति की शुरुआत तब से हुई थी जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर गोरखनाथ मठ के महंत को चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो लोग थे उन्हें इस बात में बहुत आपत्ति थी। उनका कहना यह था कि भाई ये मठ के महंत को मुख्यमंत्री बनाने की क्या तुक है। लेकिन भाजपा के नेता, खासतौर से अमित शाह का तर्क ये था कि हमारे वो 3 बार के एमपी हैं, उस वक्त तक वो 3 बार के एमपी थे और हमारे स्टार प्रचारक भी हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में क्या ऐतराज है। खैर, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन इससे एक मॉडल स्थापित हुआ। वो मॉडल क्या है कि एक व्यक्ति जो कि राजनीतिक मुखिया भी है, पॉलिटिकल हेड भी है और रिलीजियस हेड भी है, यानी धार्मिक मुखिया भी है, एक ही व्यक्ति है। ये न हिंदू धर्म में कुछ था, पहले कभी था, और न ही भारतीय लोकतंत्र में पहले कभी था। यहाँ तक कि भारत के दूसरे पुराने जमाने के जो राजा हुए, मुगल बादशाह तक इस तरह के नहीं थे। हालांकि इस्लाम में खलीफा का बनाने का प्रावधान है। खलीफा का मतलब होता है खिलाफत की हुकूमत। खिलाफत एक स्टेट सिस्टम को कहते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने 4 PM के मंच पे ये बात पहले भी कही है। तो वो ये तुर्की की जो खिलाफत थी वो बहुत मशहूर थी और वो बहुत साल तक चली, सैकड़ों वर्षों तक उसका शासन रहा। तो उसी तर्ज पर अगर आप भारत के अंदर हिंदू धर्म के अंदर कोई खिलाफत नुमा, मैं नहीं कह रहा हूं आपने खिलाफत स्थापित कर दी है, लेकिन पैटर्न वही है कि जो राजनेता है वही सारे धार्मिक काम भी कर रहा है। राजनेता एक मंदिर का शिलान्यास राजनेता करता है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी वही करता है। दूसरी जगह जगह अबू धाबी में भी वो मंदिर का उद्घाटन कराए हैं। यहाँ पर कल्की धाम में जो मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास उन्होंने जाके कर दिया। इसके बाद में जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर था उसका उद्घाटन उन्होंने किया ही था। और मेरा मानना यह है कि और देश भर में जो कॉरिडोर बन रहे हैं, धार्मिक कॉरिडोर बन रहे हैं और दूसरे जो मंदिर बन रहे हैं, उन सबका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री से ही कराया जाएगा। और अगर कहीं क्षेत्रीय शक्ति की हुकूमत है, जैसे उड़ीसा जहाँ बीजू जनता दल की हुकूमत है, तो वहां जगन्नाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना उसका मुख्यमंत्री ने जाकर शिलान्यास कर दिया। एक ऐसे मुख्यमंत्री ने जो कभी पूजा अर्चना नहीं करता, प्रकट रूप से भगवान में इसका कोई विश्वास नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं करता, सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, उड़िया भाषा भी उसको नहीं आती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करने के लिए चला गया। अच्छा, अभी जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए बहस हो रही थी तो बाबा बालकनाथ का नाम भी लिया जा रहा था उस लिस्ट में। बाबा बालकनाथ की स्थिति तो वही है जो आदित्यनाथ जी की स्थिति है। वो भी अगर मुख्यमंत्री बना दिए जाते तो वो धार्मिक प्रमुख भी होते और राजनीतिक प्रमुख भी होते। ये तो इत्तेफाक की बात है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वरना हमारे पास आदित्यनाथ जैसे 2 नमूने हो जाते। तो ये पूरा मॉडल जो है ना वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता। मेरा कहना है कि ये मॉडल बहुत हानिकारक है। इस मॉडल में बिना घोषित किए हुए आप एक धर्म को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन बना देते हैं। ठीक बात है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई मजहब नहीं है, वो एक धर्म है। लेकिन आपने यहाँ पे हिंदू धर्म को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन कर दिया। जब हिंदू को आप रिलीजन बना देते हैं तो एक तो हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो नहीं है वो उसको बना देते हैं। भाई हिंदू एक धर्म है, वो एक मजहब या रिलीजन नहीं है। इस्लाम एक रिलीजन है, ईसाइयत एक रिलीजन है, यहूदी धर्म एक रिलीजन है, ये सब रिलीजन है। लेकिन बुद्ध धर्म है, वो रिलीजन नहीं है। जैन धर्म है, वो रिलीजन नहीं है। अब आप देखिए, आज जो एक जैन धर्म के एक बहुत बड़े संत थे, उनका देहांत हुआ है। मैंने भास्कर में पूरी खबर बहुत ध्यान से सुबह पढ़ी, आप उस खबर को पूरी पढ़िए। जिस तरह से उन्होंने अपना प्राण त्यागे हैं, जिस तरह से उनका देहांत हुआ है, जिस किस्म के वो व्यक्ति थे, उसकी आप और दूसरे मजहबों में उस तरह के व्यक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक बात है। जो हमारे शंकराचार्य हैं वो किसी के खिलाफ फतवा नहीं दे सकते। शंकराचार्य की कोई कितनी भी पूजा करे, कितना भी उन्हें आदरणीय माना जाए, उन्हें माना ही जाता है बहुत आदरणीय, लेकिन वो इस्लाम में जिस तरह एक फतवा निकाला जा सकता है, पोप जब फतवा निकालते थे कि अब भाई वो होंगे सारे नियम ईसाइयत के ऐसे चलेंगे, वो सब हिंदुओं में नहीं हो सकते हैं। लेकिन हिंदुओं को भी अगर आप एक रिलीजन में सीमित कर देना चाहते हैं, एक फतवा देने वाले अहले किताब धर्म में सीमित कर देना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। दरअसल इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। भाई मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, बड़े प्रभावशाली नेता हैं। मैं मानता हूं इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे प्रभावशाली नेता हुए इस देश में।
उन्होंने क्या जरूरत है कि वो सारे मंदिरों का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा करते हुए घूमे? उनको क्या आवश्यकता है? हाँ, मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि ये वोट देने की मशीन है। एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे, एक मंदिर में जाके धर्म की बात करेंगे, तो उनको जी। लगता है कि एक उनको हिंदू नेता के रूप में जो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसको हम्म, आप ये कह सकते हैं जो हिंदुत्व का समर्थक है, जो हिंदुत्व हम्म, की बात करता है, तो शायद प्रधानमंत्री जी को लगता होगा कि ये जो हिंदुत्व का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये हम्म। हमको इससे बड़ा प्रभावित होता है, बड़ा प्रेरित करता है। ये वोट की मशीन है, ये फैक्ट्री है। देखिए, ये आप किसी भी सेफोलॉजिस्ट से बात, संजय जी मैं समझ गया, आप किसी भी सेफोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, आप किसी भी भारतीय लोकतंत्र के जानकार से आप बात कर लीजिए, वो आपको बताएगा कि मोदी जी को 2014 में और 2019 में वोट क्यों मिले, या मोदी जी को राज्यों में उनके नाम पे वोट मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि वो कोई बहुत बड़े स्वामी या महात्मा हैं, वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि वो एक नए राजनीतिक शंकराचार्य हैं। मतलब कोई राजनीतिक शंकराचार्य, शंकराचार्य जी ने जो जो अपने चारों मठ बनाए थे, उसमें उन्होंने क्या मानते हैं कि ये लोकसभा एक मठ है जिसका शंकराचार्य मैं हूं। हाँ, ऐसा वो तो एक मानने राजनीतिक, की कल्पना भी नहीं कर कोई कोई सकता। तुक नहीं है भाई, ये तो संविधान से चलता है। तो वो खुद भी कह चुके हैं कि संविधान मेरा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। जब वो हुँ। 2014 में संसद में घुसते समय मत्था उन्होंने टेका था, तो उन्होंने कहा था ठीक है, उनकी श्रद्धा भावना है, तो वो मैं ठीक ठीक मानता हूं। हाँ, तो लेकिन उस मेरा समय तो उन्होंने हाँ, बहुत मेरा सारी कहना बातें की यही है थी। कि ये सब जो हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब निकलने वाले हैं। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक कारीगरी करके हिंदू परंपरा को की पुनर्रचना की थी उन्होंने। जो प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे, आपके मंच पे ये गंभीर बात हो सकती है इसलिए मैं कह रहा हूं, जो हुँ। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे उनकी मदद से 150 साल लगाकर उन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्रचना की थी और एक भव्य हिंदू परंपरा बनाकर हम लोगों को थमा दी उन्होंने। और हम लोग अंग्रेजी विमर्श के प्रभाव में हम लोगों में से बहुत से लोग बिना आलोचना भाव लिए हुए उसको मानने भी लगे। अब ये नरेंद्र मोदी उसकी दूसरी पुनर्रचना कर रहे हैं दोबारा, कि एक पॉलिटिकल हेड जो है वो एक धार्मिक हेड भी है, धार्मिक मुखिया भी है। तो मैं निवेदन करूंगा आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि वो ये सब ना करें, उनको ये करने की जरूरत नहीं है। उनको वोट इसलिए नहीं मिलने वाले हैं, ना मिले हैं अभी तक वोट। भाई वो किस रूप में देश की जनता से वोट मांगते हैं? एक ऐसे व्यक्ति की तरह वोट मांगते हैं जो उनका धार्मिक नेता है और साथ साथ में उनका राजनीतिक नेता है, इस तरह मानना चाहते हैं, या अब एक राजनीतिक नेता के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं? ये सब बहुत ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों के ऊपर सार्वजनिक जीवन में विचार होना चाहिए। हुँ। लेकिन विचार करेगा कौन? आपको लगता है कि किसी भी मुख्य धारा की जो मीडिया कहती है अपने आप को वो इस पे विमर्श करेगा, बात करेगा? वो तो और गदगद होकर दिखाता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो मैं तो एक मुख्यधारा के टीवी चैनल पे कह के आया हूं, और मेरी बात का किसी ने खंडन नहीं किया, ना मुझसे किसी ने हुज्जत की। मेरी बात सुन ली गई। इस तरह अगर बात बार बार जाएगी और बार बार कही जाएगी तो फिर उसका महत्व बनाएगा, धीरे धीरे उसकी ऊपर चर्चा शुरू होगी। मैं उसको अखबार में लेख हाँ, भी लिखूंगा। देखिए, ये धर्म जो है ना, ये राजनीति से बड़ी चीज है। आपको किस तरीके, आपको राजनीति से बड़ी चीज है ये कैसे, इसको ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री आज है कोई नहीं है, धार्मिक नेता तो एक बार धार्मिक नेता हो जाता है वो हमेशा रहता है। वो हमेशा नेता बना रहता होता भी नहीं है, वो तो स्वामी होता है, साधु होता है, संत होता है, गुरु होता है। है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो धारणा है और लेकिन इस धारणा को तोड़ना कोई नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी ने तो उस समय पार्लियामेंट की माथे हम्म, पे चौखट पे सिर रखते हुए कहा था कि मैं इस हम्म, संसद को अपराधियों से मुक्त कर दूँगा। फास्ट जी, ट्रैक कोर्ट लाऊँगा जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके 6 महीने के अंदर जी, सबके फैसले हो जाएँगे। एक बार हम्म, मैंने अभय जी बहुत मज़ेदार बात है कि मैंने एक कार्यक्रम में अमित शाह हम्म, जी से सवाल पूछ लिया था। मैंने हम्म, अमित शाह जी से कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने चौखट चूमी थी संसद की और हम्म, कहा था कि मैं पार्लियामेंट से अपराधियों को मुक्त कर दूँगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट हम्म, ले आऊँगा, 6 महीने में सब एमपीओ का फैसला हो जाएगा। तो मैंने हम्म, कहा अमित शाह जी वो ना तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नज़र आई कहीं पे, जिसमें सारे एमपीओ का फैसला हो गया होगा, अब तो कई साल हो गए। तो अमित शाह जी बहुत का चेहरा बहुत तमतमा गया, मेरी तरफ देखा और कहा कि भई ये तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, हमें नहीं करना। फिर मुझे प्रतिवाद नहीं किया, मैंने कहा कार्यक्रम दूसरा था लेकिन उस समय तो उन्होंने ये भी कहा था कि सब अपराधी अब देखिए आप संसद में अपराधी जिनके मुकदमे उनकी संख्या बढ़ती आ रही है और उसमें सबसे ज़्यादा अपराधी, गंभीर किस्म के अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। देखिए, जब 2014 का चुनाव हो रहा था
और खासतौर से 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो उससे लेकर चुनावी मुहिम तक इन लोगों ने सब बहुत बड़ी बड़ी बातें की। ये अपने आप में एक विपक्ष की मैं समझता हूं कि कमअक्ली है या दूरंदेशी का भाव है कि वो केवल वही 15 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे और 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, इसके अलावा और वो पुराने वायदों को दोहराते नहीं है। जैसे 2014 में अप्रैल में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वो जल्दी ही एमएसपी का एक फार्मूला लेके आएंगे। कांग्रेस की उन्होंने बड़ी निंदा की, उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानी, उन्होंने एमएसपी का, और न केवल उस भाषण में उन्होंने, देखिए वो भाषण रिकॉर्ड पे है, मुझे यकीन है आपने भी सुना होगा, और सब लोगों पत्रकारों के पास आजकल उनके इसमें मोबाइल में रहता है वो भाषण, तो वो दिखाते भी हैं, ये देखिए भाषण, उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था कि ये काम करेंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे फार्मूला। उसके बाद वो उस बात को पूरी तरीके से भूल गए और किसानों को कई आंदोलन कर 2018 में आंदोलन करना पड़ा, फिर 2020 में आंदोलन करना पड़ा किसानों को, अभी फिर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को अपना भाषण याद नहीं आता। इसी तरीके से अपराधीकरण को रोकने का जो उन्होंने कसम खाई थी, इसका भी आपने जिक्र किया, वो उन लोगों को याद नहीं आती। तो ये सब हम लोगों का काम है और विपक्ष का काम है। विपक्ष तो खैर अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहा है आप देख ही रहे हैं। वो तो सारे जितनी उम्मीदें थी भारतीय लोकतंत्र को विपक्ष से, वो सारी उम्मीदें बिला गई हैं अभी तक। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज तक, अभी आज फरवरी 20 फरवरी के दिन खत्म होने जा रहे हैं, आज 19 फरवरी है, तो 19वां दिन आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर 10 दिन केवल फरवरी में बचे हैं और 7 दिन और जनवरी की मिला लीजिए, उसके बाद चुनाव घोषित हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में ये नहीं तय हो पाया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ कैसे होगा। अखिलेश यादव परेशान है। अखिलेश यादव बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई फार्मूला तय कर लीजिए। अब अखिलेश यादव से कहा जा रहा है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़िए, और झुंझुला को उन्होंने कह दिया है कि फार्मूला पहले तय कर लीजिए, फिर मैं जुड़ूंगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। दरअसल उन्होंने कि आज दोपहर तक हो जाएगा, 1 बजे तक। तो उन्होंने ये सब अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि 1 बजे तक ये सब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर लाओ लश्कर के साथ चलेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन जब नहीं हुआ तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब वो बेचारे करें तो अबे जी बयान नहीं 3 बजे लगभग 11 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी कि और लो सूची, फिर अब नहीं करना तो फिर लड़िए। सूची भी जारी कर दी। अच्छा, अब जब उन्होंने 20 लोगों की सूची, 20 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दी थी, तो मैंने सुना है कि अखिलेश जी ने कहा कि उम्मीदवार भी बता दीजिए कौन कौन खड़े करेंगे आप इसमें। तो वही समर्थन तो अखिलेश को करना पड़ेगा उन उम्मीदवारों को। यादवों के, मुसलमानों के वोट तो उन उम्मीदवारों की अखिलेश की वजह से मिलेंगे, उन्हें पिछड़े वर्ग के वोट, कांग्रेस को पिछड़े वर्ग के वोट तो नहीं मिलते हैं। उनके लिए जायज है कि पूछे आप उम्मीदवार भी बता दीजिए। तो कांग्रेस को तो पता नहीं है उन उम्मीदवारों का अभी तक। असल में कांग्रेस को ये लगता है कि, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये लगता है कि मुस्लिम वोट उसके साथ आ गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी यही होगा कि मुस्लिम सारा हमको मिल जाएगा, तो फिर अकेले ही लड़के देख लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है ये प्रयोग बहुत बुरी तरह विफल हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस को उन जगहों पर मुसलमान वोट काफी जमकर मिलेगा जहां पर क्षेत्रीय शक्तियां और मुस्लिम वोटों के दूसरे दावेदार नहीं है, जहां पर पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करने वाली शक्तियां हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पर कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती से लड़ रही होती है, तो उसमें भी मुसलमान वोट बढ़ते, कुछ बीएसपी के कैंडिडेट्स को मिलते, ज्यादातर समाजवादी पार्टी को मिलते, और कांग्रेस को तीसरे नंबर पे सबसे कम मुसलमान वोट मिलते उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात नहीं है सारे वोट मुसलमानों के कांग्रेस को मिल जाएंगे। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है जहां मुसलमानों के सारे वोट मिल जाएंगे। देखिए, हर जगह की परिस्थिति अलग होती है। हम लोग क्या कांग्रेसियों को सिखाएंगे? उनसे ज्यादा चुनाव लड़ना कौन जानता है? उनको तो खुद ही पता है सारी बातें। ये उसके बावजूद ये लोग इस तरह का आचरण कर रहे हैं, बहुत ताज्जुब होता है। ये नीरजा चौधरी ने अभी 2-3 दिन पहले, मैं संदीप चौधरी के प्रोग्राम पे, नीरजा चौधरी भी मेरे साथ थी, तो वो बहुत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जब मैं जनसत्ता में काम करता था तो वो इंडियन एक्सप्रेस में थी, और उनकी मैं निजी तौर पे भी अच्छी बातचीत होती है उनसे, हमेशा ही वो गहरी बातें बोलती हैं। अभी भी एक्सप्रेस में हर हफ्ते जो लिखती हैं वो पढ़ने लायक चीज होती है। वो अंदर के पेजों में एक बॉटम लीड होती है बहुत बड़ी, वो नीरजा जी लिखती हैं। तो नीरजा जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश की निगाह, वो राहुल गांधी की निगाह 2024 के चुनाव है ही नहीं, वो तो 2029 के बारे में सोच रहे हैं।
तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि जो 2024 में नहीं तीर मार पाया, वो 29 में क्या खा के तीर मारेगा। ठीक बात है, अगर अभी से प्लान नहीं करो। कहा जा रहा था कि वो 2024 के बारे में सोच रहे हैं, 2024 में ही कहा जा रहा है कि वो 2029 के बारे में 29 के बारे में सोच रहे हैं, 29 में कहा जाएगा कि 34 के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह पार्टी टूट जाएगी अगर इतना इतना सत्ता से दूर रहेंगे तो जो पार्टी में। संजय जी, कांग्रेस बर्फ की तरह, बर्फ की सिल्ली होती है ना, एक साथ नहीं पिघलती, लेकिन रखी रहती है बहुत देर तक, वो लगता है कभी नहीं पिघलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो गल रही होती है। कांग्रेस बर्फ की तरह पिघल रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। आप सोचिए इस वक्त कांग्रेस को 29 सीटों में कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्या लड़ेगा, वो सब आंकड़े मीजान बनाने चाहिए थे। लेकिन जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, सबसे पुराना नेता है मध्य प्रदेश का, इसको इंदिरा गांधी उसका अपना तीसरा बेटा कहती थी, कमलनाथ, वो इस वक्त दिल्ली में वो और उसका लड़का बीजेपी वालों के साथ में सौदेबाजी कर रहा है और कांग्रेसियों को ये कह रहा है कि हम कांग्रेस छोड़ के नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है और जीतू पटवारी ने भी ये बयान दिया है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि सारी सेटिंग हो रही है। जिस वक्त ये सेटिंग हो गई, किसको राज्यसभा मिलेगी, किसको विधानसभा का टिकट मिलेगा, किसको केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, किसको संगठन में जगह मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, किसको मध्य प्रदेश में मंत्री पद मिलेगा, वैसे ही डील पक्की हो जाएगी और फिर वो कांग्रेस में चले जाएंगे। तो वो अब समझ ली, मध्य प्रदेश की 29 सीटें तो गई, छिंदवाड़ा भी गई, जो एक जीती थी पिछली बार, उन्होंने 28 जीती थी भाजपा ने, 29वीं छिंदवाड़ा थी, छिंदवाड़ा भी गई। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे करके लोग कमलनाथ को लेकर अभय जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लगा कि कमलनाथ आएंगे तो पूरे देश में और दुनिया में सिख नाराज होंगे, कमलनाथ से सिख नाराज रहते हैं। तो जो बग्गा का बयान आया था, वो बयान लोग कह रहे हैं दिलवाया गया था, बग्गा को एक मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व है, कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे लोग जो हैं, वो लोग कमलनाथ को बीजेपी में लेने के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुरझाया हुआ फूल है, इसको लेके क्या होगा। तो वो इसीलिए वो सिख वाला मसला वहां से उधर अच्छा अभय जी एक बात बताइए मुझे कि मजबूरी है कि बीजेपी का जो आला कमान है वो बड़ा तगड़ा है। अगर उसने एक बार निर्णय ले लिया कि कमलनाथ को लेना है तो स्थानीय नेतृत्व को मानना पड़ेगा और उनको उनका हिस्सा भी देना पड़ेगा। हाँ, मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस भी चाहती है कि कमलनाथ चले जाएं और बीजेपी भी चाहती है कमलनाथ, वो बेचारे कहीं आपको बहुत मजेदार बताऊं कि मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरा घूम रहा था, देख रहा था ग्राउंड पे। लोग कहते थे, कार्यकर्ता मिलते थे, नेता मिलते थे कि यार 1 बजे वो निकल के आते हैं घर से, 2 बजे घंटे रहते हैं और चले जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान इतनी उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। तो एक दिन मैं आलोक शर्मा, उनके बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं बड़ा अच्छा मानता हूं उनको, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो मैंने इंटरव्यू में कहा कि अलायंस की बातें तो आप लोग तोड़ते हो, पहले कहते हो कि 11 पत्रकारों का हमें वो बहिष्कार करना है और कमलनाथ नाविका कुमार को लेकर हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते हैं, तो ये तो आपने तोड़ दिया। तो आलोक शर्मा थोड़े भावुक से हो गए, उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है और मुझे समझ में नहीं आता कि कमलनाथ हमारी तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से हैं और इस तरह की उन्होंने बातें कह दी। और वो बातें मध्य प्रदेश के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उतना वीडियो काट के ट्वीट किया, हाँ ये बातें ठीक हैं। कांग्रेस को इसके सुनने की जगह कमलनाथ दिल्ली आ गए, उन्होंने 4 PM का हवाला दिया कि 4 PM में इंटरव्यू दिया। पहले मेरे पास ही फोन आया कि इसको वीडियो को डिलीट करिए। मैंने कहा हमारा डिलीट कुछ नहीं होता है। तो वो वहां पे डेरा डाल के बैठ गए कि साहब आलोक शर्मा को पार्टी से निकाल दीजिए। आलोक शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, इतने बढ़िया प्रवक्ता को। आज वही कमलनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पास जो हीरे हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बेचारों को बहुत दिनों तक टीवी चैनल की डिबेट भी नहीं भेजा कि आलोक शर्मा को मेरे इंटरव्यू के चलते। आलोक जी मेरे मित्र हैं पुराने, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जमाने से हम दोनों साथ साथ टीवी पे आ रहे हैं। कितनी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, 10 साल से देख रहा हूँ। निजी तौर पे भी हम लोगों को कई बार मुलाकात है, बड़ी अच्छी बातचीत होती है, राजनीतिक बातचीत होती है और वो बड़े ऊर्जावान तरीके से और योग्यता पूर्वक तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों के साथ में बड़ी चुटीली भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते। कमलनाथ के कहने पे उनको जिस तरह हाशिए पे डाला गया, वो बहुत ही बताता है कि कांग्रेस की आला कमान में कोई दम नहीं है किसी तरह। कांग्रेस का अलग, और वो फिर बाद में आप देखिए उनको वापस अब वो फिर आ गए हैं, फिर वो पैरोकारी कर रहे हैं टीम मंचों। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस आला कमान की भी समझ में आ गया है कि ये कितनी पोली जमीन पे खड़े हुए हैं कमलनाथ, जहां तक पार्टी निष्ठा का सवाल है। अब तो मुझे मध्य प्रदेश के बड़े सीनियर लीडर ने बताया कि अब ये फार्मूला हुआ है कि कमलनाथ जो है वो सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे देंगे
और बेटा और बहू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 77 साल जो ये सेफ पॉइंट बता। लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि आर्थिक साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो 77 साल भाई की उनके बेटे ने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है, उनके पास 6 अरब की संपत्ति है उनके बेटे। 6 अरब, हाँ, 1.25 अरब की संपत्ति तो कमलनाथ के पास है, उनके नाम है, वो तो उन्होंने हलफनामा देकर कहा है उन्होंने। तो आप समझिए कि कितने ज्यादा उनके पास कई हेलीकॉप्टर हैं, उन्होंने अपने कई हेलीकॉप्टर तो कांग्रेस को जगह जगह प्रचार के लिए किराए पे दिए हुए थे, यानी आज मुझे किसी ने बताया, मैं भी पुष्टि करूंगा, कि उनके बहुत करीबी रिश्तेदार को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और मध्य प्रदेश के चुनाव के 7 दिन पहले, वो दुबई में रहता था, 7 दिन पहले उसकी ईडी ने जो जाने की अनुमति थी, वो जो गिरफ्तार के लिए कैंसिल, मतलब उसको अनुमति दे दी, वो विदेश चला गया। डील ये हुई थी कि मध्य प्रदेश चुनाव जैसे हम चाहें वैसे करो। अगर ये सत्यता है तो ये कांग्रेस के लिए भी सबक है कि इतना सब बड़ा खेल हो रहा था, कांग्रेस को पता नहीं था। कमलनाथ वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की रैली नहीं होनी थी, कौन अखिलेश वखलेश, ये डायलॉग बोल दिया था, दरार कांग्रेस और सपा में वहीं से शुरू हो गई। तो इतने नेता इतना बड़े बड़े काम करते रहते हैं और कांग्रेस नेतृत्व को पता क्यों नहीं चलता? देखिए, ये जो कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव की नीति का फैसला स्थानीय नेताओं से पूछ के करता है, वो किसी काम का नहीं। अधीर रंजन चौधरी से पूछ के फैसला किया जा रहा है कि ममता बनर्जी से कितनी सीटें मांगी हैं। अजय राय वगैरह और सलमान खुर्शीद से की चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश से कितनी सीटें मांगी हैं। तो जो लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने स्थानीय नेतृत्व से पूछ के तय करती है कि हम उत्तर प्रदेशों में चुनाव कैसे लड़ेंगे? आला कमान जो तय करता है, देश का स्थानीय नेतृत्व कितना भी नाराज हो, उसकी कोई चिंता नहीं की जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्थानीय नेतृत्व की उपेक्षा कीजिए, उसको नाराज कीजिए, आप उसको परसुएट कीजिए, उसको अपना तर्क समझाइए, अपनी रणनीति समझाइए, आपके पास ही होना चाहिए। हाँ, उसको एक ही पेज पे आइए दोनों। ठीक बात है, ये तो होना चाहिए। आपने बंगाल की बात जिक्र की अभय जी, मुझे बड़ा हंसी आई कि एक अपने आप को सबसे तेज चैनल कहने वाला उसकी एंकर बंगाल की एक घटना पे खड़ी होकर कह रही थी बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा, जबकि किसी भी महिला ने सामने चेहरा खोल के अभी तक नाम नहीं बताया है कि कौन सी शिकायत, कहाँ शिकायतें कह रही थी। और कुछ सो कॉल्ड गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार वो कह रहे थे कि अगर इस घटना के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो राष्ट्रपति शासन का अर्थ ही खत्म कर देना चाहिए। मुझे बड़े हैरानी होती है देश में फिर ये बात क्यों नहीं उठती कि ये सारे बड़े बड़े एंकर मणिपुर में आज तक क्यों नहीं गए, जहां पे नग्न महिलाओं को घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और एक नहीं दर्जनों महिलाओं के साथ किया गया। तो ये विमर्श देश भर में क्यों नहीं खड़ा होता कि ये देखिए, अभी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, रेखा शर्मा नाम है शायद उनका ना, हाँ, तो वो वहां बंगाल में जाके कह रही थी कि यहाँ पे पुलिस और सरकारी पार्टी का भेद मिट गया है वगैरह वगैरह, और ऐसा हमेशा से होता है, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ। मणिपुर तो एक भी बार भी नहीं गई। भाई उनसे पूछा जाना चाहिए, वो यहाँ से मणिपुर की जिम्मेदारी इतनी निभा दी, उन्होंने वहां पे मुख्य सचिव को एक पत्र भेज दिया था बस। जब वो वीडियो सामने आया जिसमें महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तब उन्होंने केवल एक पत्र भेज दिया था, इससे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो वो बिल्कुल अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। अब शाहजहां शेख का नाम लिया जा रहा है, आरोप लॉकेट चटर्जी लगाया कि साहब मुगलिया तरीके से वहां शासन हो रहा है। आप पूरी तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं उसको, पूरी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया उसमें मुख्य मसले में शाहजहां शेख ही आरोपी नहीं है, बल्कि 2 हिंदू भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आपका राजनीतिक रवैया क्या है, प्रश्न इस बात का है। जहां भी मौका मिलता है आप हिंदू बनाम मुसलमान करते हैं। अबू धाबी में जाके आप हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हैं, यहाँ की मस्जिदों को ध्यान नहीं रखते हैं। वहां पे आप जिस डायस्पोरा को संबोधित करते हैं उसमें हॉल में मुसलमान लोग भरे हुए हैं जो आपकी तस्वीरें खींच रहे हैं, और हिंदुस्तान में आप मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति, देखिए, इस प्रकार की राजनीति का एक वक्त होता है, कुछ दिन तक और चल सकती है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलती है राजनीति। ठीक बात है। जब इस तरह की राजनीति चलना शुरू होती है ना, तो आप उसके साथ साथ में नेता और पार्टी दोनों फिसलते हैं। हाँ, कई बार देखा भी है देश में इस तरह की चीजों को होते हुए।
बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, राजनीति की बातों को इतने विस्तार से समझाने के लिए। कल किसी एक नए विषय पे आपसे फिर चर्चा होगी। धन्यवाद। ज़रूर, ज़रूर। तो ये थे अभय दुबे जी और ये विस्तार के साथ बता रहे थे कि हालात क्या है, राजनीति का रूप क्या है और आपको मुझे यकीन है कि इस परिचर्चा से आपको काफ़ी अनुभव मिला होगा और कुछ चीज़ें पिक्चर क्लियर हुई होंगी। आपकी राय का इंतज़ार मैं बहुत बेसब्री से करूँगा। बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।